नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। आज से कर रहे हैं हम प्रोग्राम की नई पारी की शुरुआत। तो चलिए आपको बताते हैं इस नई सीरीज में क्या कुछ है खास। डिजिटल किसान प्रोग्राम में रहेंगे अब दो सेगमेंट, अर्थनीति और सरकारी योजनाओं से लाभ। जहां अर्थनीति सेगमेंट में अब तक हमने आपको बैंकिंग, कमोडिटी, शेयर मार्केट जैसे टॉपिक्स पर बेसिक जानकारी दी है, वही सेगमेंट में अब हम इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने वाले हैं। इस सेगमेंट में अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू अब इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा कर जानेंगे कि हमारे व्यूअर्स किस तरह अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर अपनी सेविंग्स में इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने दूसरे सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ में भी हम उन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अपने एक्सपर्ट से पूरी जानकारी जुटाएंगे जिनका लाभ लेकर आप विकास और उन्नति कर सकते हैं, जिनमें शामिल होंगी खेती किसानी से जुड़ी योजनाएं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, वृद्ध पेंशन योजनाएं, साथ ही ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनका नाम तो आपने सुना है लेकिन शायद नहीं जानते कि उनका लाभ कहां से और कैसे लिया जाए। तो चलिए करते हैं आज से अपनी नई पारी का आगाज और रुख करते हैं अपने पहले सेगमेंट अर्थनीति का। अर्थनीति में आज करेंगे बैंकिंग के उन पहलुओं पर बात जिनको समझना और जानना है बेहद जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, चेक क्या है ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन चेक कितने तरह के होते हैं? क्रेडिट चेक और कैशियर चेक में क्या अंतर है, ये शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता है। बैंकिंग की ऐसी ही बारीकियों पर आज चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट धीरेन्द्र संगल से। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो और हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने व्यूअर्स को बताने वाले हैं बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग क्या है, और बैंकिंग के लिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं। चेक के बारे में जानते हैं, मैंने उनको हिंट भी किया था, लेकिन चेक भी कितने तरह के होते हैं, बैंकिंग कितनी तरह की होती है, सब बातें हम पहले ज़रूर करेंगे आपसे। नहीं, उससे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो 2000 का नोट RBI ने वापस लेने कब बोला है, क्या रीजन है इसके पीछे और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर? 2000 के नोट जब इशू किए गए थे उस वक्त ये देखा गया था कि पब्लिक को फंड्स की दिक्कत नहीं हो, लिक्विडिटी बनी रहे। और सिंस देन ये काफ़ी नोट्स आउट ऑफ सर्कुलेशन चले गए क्योंकि लोगों ने उसको रख लिया घर में। तो कीपिंग दैट थिंग, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको बंद किया जाए और इससे लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। ज़्यादातर लोग दे आर नॉट अफेक्टेड विद दिस। आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग कितने तरह की होती है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमसे आज पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम अपने एक्सपर्ट से कि बैंकिंग क्या है और बैंकिंग कितने तरह की होती है। बैंकिंग क्या है, लोगों को के पास सरप्लस फंड्स होता है या उनकी सेविंग्स होती है, उसको उसमें जमा करें, उससे उनकी एडिशनल इनकम होती है और उनका पैसा सेफ भी रहता है बैंक में। बैंक में जाने के बाद आपको जब ज़रूरत है, आप जितनी ज़रूरत है उतना निकाल सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, अगर जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बैंकों में आती है तो उनको जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो निकाल पाते हैं और निकालते हैं, और बाकी वे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। एक सेंट्रल बैंक होता है जो हमारे यहाँ RBI कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हाँ, फिर रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, और इनका फंक्शंस थोड़े बहुत डिफर होते हैं, अदरवाइज मोर और लेस उनके फंक्शन सेम है। बात की जाए इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक और कंज्यूमर बैंक की, तो इनमें क्या कुछ डिफरेंस है और किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं? देखिए, कमर्शियल बैंक्स तो ये होते हैं जो कि ये लेन देन करते हैं, लोगों से डिपॉजिट लिया और लोगों को ऋण दिया। और इसके अलावा कंज्यूमर है जहाँ लोगों की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लोन दिया जाता है उनकी डेली नीड्स के लिए या छोटे सब्जेक्ट टू देयर इनकम। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ये कॉरपोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए ये फंड्स अरेंज करते हैं, अंडर राइटिंग भी करते हैं। बात करें हम अकाउंट की, जो कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कस्टमर में इनिशियली तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है सेविंग्स अकाउंट, जो जिसमें आप कुछ भी अमाउंट जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक करंट अकाउंट होते हैं
जिनको चालू खाता बोला जाता है, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं वो खोलते हैं, सो दैट उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि ये कितनी बार निकालें और कितनी बार नहीं निकालें। वेयर एज सेविंग्स अकाउंट में, बचत खाते में फिर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप महीने में इतनी ट्रांजैक्शंस या एक साल में इतनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। वेयर एज इन करंट अकाउंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट। आप ओवर द लिमिट जाते हैं तो क्या कोई डिडक्शन होता है, कोई उस पर चार्ज लगता है? अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं वो वेव कर देते हैं। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें सर, तो ये किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं अकाउंट्स? आपने बात की सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की, तो क्या कुछ फ़र्क है? क्या डॉक्यूमेंटेशन सेम रहता है? अगर कोई करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना होगा, और सेविंग अकाउंट के लिए किस प्रोसेस से गुजरना होता है? जब अगर हम सेविंग बचत खाता खोलते हैं तो हमें उसकी आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, लाइक पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड ऑल। और उसके अंदर इससे और एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो फिलअप कर सकते हैं। आजकल जब से ये कंप्यूटर्स आ गए हैं तो आजकल ऑनलाइन भी ये अकाउंट खुलने लगे हैं, पहले ये ऑनलाइन नहीं खुलते थे। अब ऐसे ही करंट अकाउंट में भी ये ऑनलाइन भी खुलने लगे हैं, नहीं तो इसका पूरा प्रोसेस होता है कि अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस, आईडी प्रूफ ऑफ द ऑपरेटर्स ऑफ द अकाउंट, अगर वो प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटर के, अगर वो पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के, अगर वो कंपनी है तो डायरेक्टर्स के आईडी प्रूफ सारे दिए जाते हैं और उसके बाद उनको ये अकाउंट खोला जाता है। तो आपने जिक्र किया है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में किस तरह से जो हमारे कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स होते हैं, वो किस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं? उनको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बैंक को, एंड देन उनको फिर बैंक प्रोसेस करके और उनको फैसिलिटी देता है, वो फिर अपने कंप्यूटर से उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बैंकिंग से जुड़े अभी कई और पहलुओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। फॉर्मली तो आपने अभी तक पोस्ट का चार्ज भी नहीं लिया है। तुम यहाँ के जानवरों के इंसान जरूर हो, पर तुम्हें दिल करना ही यहाँ से इंसानों से। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिजिटल किसान। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं बैंकिंग पर, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं धीरेन्द्र संगल जी। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे आगे की बातचीत। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या कुछ फर्क है? चेक ये इशू किया जाता है कस्टमर द्वारा, और डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, और इसका श्योर पेमेंट होता है और इसको स्टॉप नहीं कर सकते। वेयर एज चेक जो होता है उसको स्टॉप हो सकता है, या उसके अंदर जब फंड्स नहीं है तो वो वापस हो सकता है, और इस डिमांड ड्राफ्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो वापस किया जा सके। तो किन कंडीशंस में जो आपका चेक है वो बाउंस हो जाता है? आई मीन आपके सिग्नेचर डिफर हैं, या फंड्स इनसफिशेंट है, या कोई कटिंग है, ऑथेंटिकेट नहीं है, इन सच केसेस ये चेक वापस हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो, और ऐसे केस में डिमांड ड्राफ्ट मतलब कैसे काम करता है? नो, डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअली क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम पैसा कैश जमा करके डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा सकते हैं। चेक्स में तो बैलेंस होगा तभी वो ऑनर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो हमने पेमेंट देके बनवाया है तो वो तो इन एनी केस वो पास होगा ही होगा। कहाँ हम डिमांड ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं और कहाँ हम चेक यूज करते हैं? देखिए, अगर आपकी नई पार्टी है या वो कहता है जी कि मुझे तो इमीडिएट पेमेंट चाहिए और आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि आपका चेक पास ही हो जाएगा, तो इन दैट केस वो कस्टमर है डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा के वहाँ पे उसको पार्टी को दे देगा।
बिकॉज ही इज श्योर कि इसको पेमेंट मिल ही जाएगा, और चेक्स में हमेशा डाउट रहता है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है। तो सर यहाँ पर हमने सुना है कि चेक के भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स के चेक होते हैं, जिनमें कि हमने क्रेडिट सुना है, क्रेडिट चेक और कैशियर चेक हमने सुना है। तो क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों चेक्स के बीच में? क्रेडिट चेक क्रेडिट खोज के रूप में जाना जाता है, और उसमें जब कोई कंपनी आपके से व्यवहार शुरू करती है तो उसमें वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस मालूम करना चाहती है, तो उस केस में वो ये क्रेडिट चेक यूज़ करते हैं। तो उससे आपकी जो स्टैंडिंग है बैंक से वो पता चल जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंटर बैंकिंग डिपॉजिट की, तो वो क्या होता है? इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है कि कई बार बैंक्स आपस में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। इन दैट केस वो बैंक्स अपने एक दूसरे बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर ये इंटर बैंक जो वो ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस और इंटर बैंक बैंकिंग कहा जाता है। बैंक गारंटी और साख पत्र की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों ही टर्म्स हमने सुनी तो ज़रूर है, लेकिन शायद ज़्यादा फर्क देखिए ठीक है, जो साख पत्र है इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मींस इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ होता है। वेयर एज ये बैंक क्रेडिट है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द इट इज़ ए गारंटी बाय द बैंक, अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो आगे देते हैं कि अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट वी विल मेक द पेमेंट, हम आपको पेमेंट करेंगे। अगर कहीं भी डिफ़ॉल्ट हमारे कस्टमर बैंक के कस्टमर की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो इन दैट केस वो सारा कुछ फिर वो पेमेंट बैंक करता है जी। तो मतलब तो इट इज ए गारंटी टू द पर्सन विद जिसके साथ वो हमारा कस्टमर डील कर रहा है जी। और ये ज़्यादातर आजकल उसमें यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस या ये कॉन्ट्रैक्टरशिप में ये ज़्यादातर यूज़ होता है और वहाँ पे वो ये चीज़ें दी जाती हैं जी। तो सर हमने एक टर्म सुनी है पेरोल कार्ड, तो पेरोल कार्ड क्या होता है ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये पेरोल कार्ड एक्चुअली हमारे जो रेस्पेक्टेड कस्टमर्स होते हैं उनके रिक्वेस्ट पे उनके एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है और उससे वो अपने सेल परचेज बिल्स पेमेंट सब वो उसके करते हैं। और इवन इफ अगर उनका अपना खाता भी नहीं है तब भी वो उसके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सैलरी एंड सब चीज़ें उसके थ्रू उनको मिलती हैं। यहाँ पर एक होता है कार्ड बेसिस भुगतान, ये किस तरह का भुगतान होता है? ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स मिलते हैं हम लोगों को, हाँ, उनको कार्ड बेसिस भुगतान बोलते हैं। और इट इज़ ये आजकल इसको प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं इसके थ्रू करेंगे। डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हमारे जो सेविंग अकाउंट या रिलेटेड अकाउंट है उसमें हिट करता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में ये सारा का सारा अमाउंट उसमें जाता है और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड वो हमें बैंक को देना पड़ता है। अगर उसमें रिलैक्सेशन भी होता है, अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। सर यहाँ पर एक और सवाल आपसे जो जानना चाहते हैं कि बैंक जो है ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं, क्या है ये ओवरड्राफ्ट लिमिट और किस तरह से जो हमारे बैंक के कस्टमर्स होते हैं इसको अवेल कर सकते हैं? देखिए, इसमें हम ओवरड्राफ्ट लिमिट्स उनको देते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एनी सर्विसेज। उसके अंदर हम लोग उनके ये देखते हैं कि उनसे प्रोजेक्शंस लेते हैं उनकी। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उनसे 3 साल की हम बैलेंस शीट लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उनको ये लिमिट देते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे सपोज़ हमने उनका बिज़नेस 100 करोड़ का है तो हम उसको 20 करोड़ तक की हम लिमिट उसको बना देते हैं, यह कुछ एनालाइज करके। तो उतने तक वो बैंक अकाउंट में हम उनको फैसिलिटी देते हैं, उसके ऊपर इतने तक वो ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग को लेकर काफ़ी कुछ जाना है, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने भी जानी हैं आपके साथ साथ, और आगे भी हम बैंकिंग पर और भी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, जैसे कि डेबिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्या कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, वो हम आने वाले एपिसोड्स में आगे चर्चा करेंगे।
अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ की ओर, जिसमें आज बात होगी एक ऐसी योजना पर जिसमें छोटा सा निवेश कर आप कर सकते हैं अपने भविष्य को बेहतर। जानेंगे योजना का नाम, लेकिन इस ब्रेक के बाद, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, लेकर आ रहे हैं पर्दे के पीछे से मजेदार किस्से। बॉलीवुड टॉकीज अन्नू कपूर के साथ रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहां, जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। देखना न भूलें, सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ, जिसमें आज बात होगी PMVVY योजना की। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे एक्सपर्ट धीरेन्द्र संगल जी पहले से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आ पहुंचे हैं अपने दूसरे सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ में, और आज की हमारी योजना है PMVVY, जिस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि PMVVY योजना क्या है और किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं इसका लाभ ले सकते हैं। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जी। इसका ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसके अंदर जितने भी जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पॉलिसी कम पेंशन मिलती है। उनको पॉलिसी भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, और इसमें 60 साल एंड उससे अबव के लोग ही एंटर कर सकते हैं जी। और उसका एक लमसम अमाउंट होता है जो वो जमा करें, और जमा करके उनको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली उनको पेंशन मिलती है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे वो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से व्यय वंदना योजना का लाभ लिया जा सकता है। क्या सिर्फ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है जो इसको अवेल कर सकते हैं जहां से हम, या फिर बैंक के थ्रू भी हम इस नहीं, ये बैंक के थ्रू नहीं होता। ये हमेशा ये जो स्कीम है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के थ्रू ही होती है जी। उसमें जो भी कस्टमर है या डिपॉजिटर है वो जाके हार्ड कॉपी लेके एप्लीकेशन भर के अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, या ऑनलाइन भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बिल्कुल ऑनलाइन में वो सारा कुछ फॉर्म भर के और उसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो दे के प्रूफ वगैरह वो सब उनको सबमिट करेंगे, देन इट विल बी स्टार्टेड। बिल्कुल। इसकी लिमिट कुछ नहीं है, एज लिमिट एंटर करने की 60 मिनिमम है, और ये 10 साल के लिए होता है जी। आपने बात की है कि इसको ऑनलाइन भी अवेल किया जा सकता है, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद यही है कि ऑनलाइन जो लोग हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो ऑनलाइन डिजिटल लिटरेसी को समझें। तो ऑनलाइन आप हमें हमारे व्यूअर्स को एक डेमो दे के बताइए कि फॉर्म में किस तरह से वो जाकर अपना व्यय वंदना योजना को ले सकते हैं। जब भी हम जैसे ही हम इसमें जाएंगे LIC के मोड में, तो उसके अंदर ये सब स्कीम्स आएंगी। स्कीम्स में हमें बोलना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम में हम इंटरेस्टेड हैं, एंड देन उसके बाद उसके जो डिफरेंट फॉर्म कॉलम्स हैं वो फिलअप करके और उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमें उसको लगा के उनको सबमिट करने होते हैं जी। क्या कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे? आई मीन एज प्रूफ है, आपका रिटायरमेंट एज का प्रूफ है, और योर आधार, एंड देन पैन, एंड देन आपका एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें उसको होती हैं जी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निवेश किस तरह से किया जा सकता है? इसमें आप LIC को कांटेक्ट करिए, LIC के किसी भी ऑफिस में जाके आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट डालेंगे, एंड रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको सबमिट करेंगे अटैचमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन दे विल वो एक अपना किसी ऑफिस से कोई एग्जीक्यूटिव को डेप्यूट करते हैं, वो आके हर चीज़ वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद फिर ये स्टार्ट होता है। और अगर हम इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो क्या है?
मैक्सिमम लिमिट इज 15 लाख तक ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पर पर्सन। जी, और अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करते हैं तो वो क्या है? मिनिमम 1.5 लाख है। इस योजना के तहत अगर टैक्स रिबेट की बात की जाए तो क्या कुछ रियायत मिलती है? इसमें रियायत नहीं है, जी, जबकि और स्कीम्स में अंडर 80C में मिलता है, इसके अंदर पहले था, अब नहीं है। जी, जो 1.5 लाख तक हमें मिलता है था, वो अब नहीं है। हाँ, जब हमें जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पेंशन इज ऑलमोस्ट द इंटरेस्ट, वो हमें टैक्स में ऐड करके, इनकम में ऐड करके हमें टैक्स देना पड़ेगा। जी। तो क्या इस स्कीम का फ़ायदा पूरी फैमिली उठा सकती है, सिर्फ जो फैमिली में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को ये फ़ायदा मिलता है? ये उन्हीं को मिलता है जो बुजुर्ग लोग होते जी। हैं। और अगर कोई 2 लोग चाहें तो क्या मिलकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, घर के ही अगर सेम फैमिली के हैं 2 जी, सीनियर सिटीजन, जी। तब वो ले सकते हैं। अदरवाइज कोई बाहर का लोग उसके साथ मिलके करे तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर इस योजना के लॉक इन पीरियड की बात करें तो वो क्या है? इसमें देखिए, अगर आप इसको डिपॉजिट को आप स्टार्ट कर देते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो 30 दिन का टाइम मिलता है इसके अंदर, अगर आप इसको वापस करते हैं, और अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करके करते हैं तो 15 दिन का टाइम मिलता है, और उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है वो डिडक्ट करके आपको वापस कर देगी। अगर उसने कोई इंश्योरेंस अमाउंट पे कर दिया है, प्रीमियम आई मीन से पेंशन, वो भी उसमें डिडक्ट करके वापस कर देगी। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का मतलब है कि अगर आपने ये स्कीम ले ली है और विद इन 30 डेज आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पॉलिसी अपने पास रखनी है या नहीं रखनी है, और अगर आप उससे पहले आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पास ये 30 दिन का समय होता है जिसमें कि आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर वंस ये कंटिन्यू हो जाती है, फिर आप इसको 10 इयर्स तक ही, 10 साल तक आपको चलानी पड़ेगी। जी। अच्छा, इसमें इन सर्टेन केसेस अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपकी स्पाउस को कोई बीमारी क्रिटिकल है, इन दैट केस आप इसको वापस ले सकते हैं। और अगर सपोज करिए कि जो पॉलिसी चला रहा है, अगर खुदा ना खास्ता उसी को कुछ मृत्यु हो जाए या एक्सपायर हो जाते हैं वो, तो उस केस में जो राशि उन्होंने दी है, जो अमाउंट उन्होंने पे किया है, उसका क्या होता है? वो किसको दिया जाता है? वो बेनिफिशियरी या जो नॉमिनी होता है उसको जाता है। जी। तो आज हमने बहुत अच्छी जानकारी आपसे ली है PMVVY योजना के ऊपर, और जितने भी हमारे व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं उनको उम्मीद करती हूँ कि ये जो योजना है आप उसका लाभ उठाएंगे। और अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आपको नहीं मालूम थी, बहुत सारे व्यूअर्स क्योंकि ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये योजना ली होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी कि जिनका पता नहीं था, लेकिन आज आपने ये प्रोग्राम देखकर उनका पता कर लिया होगा। और आगे भी हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। धीरेन्द्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भी देश की उन्नति तभी होती है जब उस देश के नागरिक साक्षर होते हैं। इसलिए कहा गया है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और आज के सिनेरियो में डिजिटल लिटरेसी के बिना पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर ही हम खुद को अपडेट रख सकते हैं। यही मकसद पूरा करता है प्रोग्राम डिजिटल किसान। दोस्तों, प्रोग्राम को लेकर आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर कोई सुझाव या सवाल है तब भी आप सेम मेल आईडी पर हमें मेल कर अपना सुझाव या अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए मनी इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए लूंगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।